हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार रिवीजन। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं परमार सर के एसएससी जीके पीवाईक्यू पार्ट 4 के लेक्चर नंबर 14 का हैंड रिटन नोट से क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 13 तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा है वे हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान के 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में उल्लिखित है। तो हमारे संविधान में जो है 11 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है, जिसमें जो है 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना जो है यह जो है 11वें नंबर के मौलिक कर्तव्य में रखा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्य के बारे में। तो मौलिक कर्तव्य को जो सिफारिश किया गया था वह सरदार स्वर्ण समिति की सिफारिश पर किया गया था, और इसमें जो है 8 मौलिक कर्तव्य को जोड़ने की सिफारिश की गई थी, लेकिन बाद में जो है इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। और उस समय जो प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी थे। बात करें मौलिक कर्तव्य को जो है किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, तो मौलिक कर्तव्य को जो है भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से ग्रहण किया गया है। बात करें हमारे मूल संविधान में जो मौलिक कर्तव्य थे या नहीं थे, तो हमारे मूल संविधान में जो है मौलिक कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। इसे जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था, और इसे जो है संविधान के भाग 4 क और अनुच्छेद 51A के तहत जोड़ा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 11वें मौलिक कर्तव्य यानी अंतिम मौलिक कर्तव्य की। इसे जो है संविधान के 51A के तहत जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। और इस प्रकार जो है हमारे संविधान में जो है अभी जो है 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्य जो है वाद योग नहीं है, यानी इसके पालन नहीं करने वाले लोगों को हम लोग न्यायालय में नहीं ले जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जस्टिस वर्मा समिति की। तो जस्टिस वर्मा कमेटी का जो गठन किया गया था भारत सरकार के 23 दिसंबर 2012 की अधिसूचना के माध्यम से किया गया था, जिसका उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न करने वाले अपराधियों के लिए त्वरित सुनवाई और कड़ी सजा प्रदान करने के लिए आपराधिक कानून में संभावित संशोधन पर विचार करना था। नेक्स्ट हम बात करते हैं जस्टिस वर्मा कमेटी ने कहा था कि मौलिक कर्तव्य को जो है कुछ कानून के द्वारा जो है इन्फोर्समेंट कर सकते हैं, और इसमें यह भी कहा गया था कि स्कूल में जो है बच्चों को मौलिक कर्तव्य को सिखाना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम 1971 की। तो यह जो है संसद का एक अधिनियम है जो देश के राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान या फिर अपवित्रता पर रोक लगाता है। अगर इसका कोई डिसरिस्पेक्ट करता है तो इसे जो है सजा दी जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों के बारे में। तो हमारे मौलिक कर्तव्य जो है 11 हैं, जिसमें पहले मौलिक कर्तव्य को हम लोग जो है ए से जोड़कर देखते हैं। ए यानी कि एंथम यानी कि राष्ट्रगान से, यानी इसमें कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का आदर करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे मौलिक कर्तव्य की। तो इसे जो है हम लोग बी यानी कि बापू से रिलेट करके चलेंगे, यानी बापू के आदर्शों से रिलेट करेंगे। यानी इसमें कहा गया है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका हमेशा पालन करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरे मौलिक कर्तव्य की। तीसरे यानी कि सी की कर्तव्य की तीसरे को हम लोग 3 चीज़ों से रिलेट करके चलेंगे। इसमें जो है प्रभुता, एकता और अखंडता की बात की गई है, यानी इसमें कहा गया है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं चौथे मौलिक कर्तव्य की। तो इससे जो है हम लोग डी से रिलेट करके चलेंगे। डी यानी कि डिफेंस, यानी देश की रक्षा करने से यह संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 5वें मौलिक कर्तव्य की। तो इसे हम लोग जो है ई यानी कि इक्वलिटी से जोड़कर चलेंगे। इसमें कहा गया है कि भारत के सभी लोगों में समरसत्ता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें। छठे को हम लोग जो है एफ से रिलेट करके चलेंगे। एफ यानी कि फोर्ट हमारी जो है गौरवपूर्ण संस्कृति का प्रतीक है, यानी इसमें कहा गया है कि हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं 7 की। 7 को हम लोग जो है जी से रिलेट करके चलेंगे, यानी कि ग्रीनरी, यानी इसमें जो है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसके संवर्धन पर जोर डालने की बात की गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 8 की। 8 को हम लोग जो है एच से रिलेट करके चलेंगे, यानी कि ह्यूमनिज्म से रिलेट करके चलेंगे, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करें। 9 है। 9 में जो कहा गया सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखें, और 10 में कहा गया है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। और 11 को हम लोग के से रिलेट करके चलेंगे। के यानी कि किड्स से, यानी यह जो है बच्चों से संबंधित है, यानी इसमें कहा गया कि माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है, और इसे जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्य जो है केवल भारतीय लोगों पर लागू होता है, न कि विदेशी नागरिक पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों का जो नैतिक, सामाजिक और आर्थिक महत्व होता है, और हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 51(1) के जिसमें मौलिक कर्तव्य का जो प्रावधान किया गया है वह अनुच्छेद 21(1) के समान है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कहा गया है कि किस वैज्ञानिक ने अकार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनेट से कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किया था। तो वैज्ञानिक जो है एफ बोहलर ने जो है यूरिया का संश्लेषण किया था। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं
यूरिया की, तो यूरिया का जो सूत्र होता है वो होता है NH2CO NH2। नेक्स्ट हम बात करते हैं मीथेन की, तो मीथेन को जो है हम लोग मार्स गैस कहते हैं और इसका जो सूत्र होता है CH4 होता है और इसको जो है संश्लेषण करने का काम जो किए थे बार्थेलॉट ने किए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोजन का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था, तो हाइड्रोजन का संश्लेषण जो है कोल्बे के द्वारा तथा वर्जिलियस ने जो है रासायनिक प्रतीक दिया था और जिसका सबसे पहले उपयोग जो है जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था और जॉन डाल्टन ने ही जो है परमाणु सिद्धांत भी दिया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की, तो हाइड्रोकार्बन जो होता है हाइड्रोजन और कार्बन के अणुओं से मिलकर बना होता है। हाइड्रोकार्बन जो होता है 2 प्रकार का होता है, इसमें जो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है उसमें एकल बॉन्ड होता है, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो है डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्केन की, तो एल्केन जो होता है इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n प्लस में 2 होता है, जबकि एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n होता है और एल्कान का जो सूत्र होता है CnH2n माइनस में 2 होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो भारत में सबसे पुराना और सबसे व्यापक उद्योग कौन सा है, तो भारत में सबसे पुराना और सबसे व्यापक जो उद्योग है वह कपड़ा उद्योग है। बात करें सबसे पहले जो है कपास मिल जो है कब लगा था, तो सबसे पहला जो कपास मिल लगा था वह जो है 1818 ईस्वी में फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता में लगाया गया था तथा सेकंड जो कपड़ा मिल लगाया गया था वो जो है 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी के नाम से स्थापित हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कपास की, तो कपास जो है काली मिट्टी में उगाया जाता है और इसे जो है 210 पाला मुक्त दिन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं काली मिट्टी में जो है क्या क्या होता है, तो काली मिट्टी में जो है लाइम, आयरन और पोटास की मात्रा पाया जाता है तथा फास्फोरस की मात्रा की कमी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जूट मिल की, तो जूट मिल की स्थापना जो है सबसे पहले 1855 में हुआ था और इसका नाम जो था ऑकलैंड मिल था और इसकी स्थापना जो है कलकत्ता के रिसरा में हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीमेंट उद्योग की, तो सीमेंट उद्योग की स्थापना जो है 1904 में चेन्नई में किया गया था और कम वर्षा वाले क्षेत्र में जो है किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो लाल मिट्टी पाई जाती है तथा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जो है लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी का जो निर्माण होता है वह निच्छालन की प्रक्रिया से होता है। बात करें निच्छालन की, तो मिट्टी में घुलनशील खनिजों और पोषक तत्वों के हटने की प्रक्रिया को हम लोग मिट्टी का निच्छालन कहते हैं। और लेटेराइट मिट्टी जो होता है जो है काजू की खेती के लिए काफ़ी उपजाऊ होता है और कॉफ़ी और चाय भी इसी में उगाया जाता है। इसे जो है ब्रिक सॉइल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सजातीय मिश्रण है, तो घोल, खारा पानी और पीतल जो है एक तरह का सजातीय मिश्रण है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पदार्थ की, तो पदार्थ जो होता है 2 प्रकार का होता है, पहला है शुद्ध पदार्थ और दूसरा है मिश्रण। शुद्ध पदार्थ वैसा पदार्थ होता है जिस पदार्थ में केवल एक तरह का कण या अणु होता है और उनके जो गुण भी होते हैं समान होते हैं और इसे जो है किसी भी तरह से तोड़ा नहीं जा सकता है, जैसे लोहा, सोना या फिर चांदी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिश्रण की, तो मिश्रण जो होता है 2 प्रकार का होता है, सजातीय मिश्रण और विजातीय मिश्रण। सजातीय मिश्रण को हम लोग सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं और विजातीय मिश्रण को हम लोग निलंबन यानी कि सस्पेंशन के नाम से जानते हैं। सजातीय मिश्रण में जो होता है एक समान संरचना पाया जाता है, जबकि विजातीय मिश्रण में जो है एक समान संरचना नहीं पाया जाता है। सजातीय मिश्रण का जो आकार होता है उसका जो कण का आकार होता है वह 1 नैनोमीटर से कम होता है और यह जो है टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करता है। उसी जगह जो है विजातीय जो मिश्रण होता है उसमें जो होता है कणों का जो आकार होता है वह 10 नैनोमीटर से बड़ा होता है और यह जो है टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें सजातीय मिश्रण की, तो इसके उदाहरण में चीनी का घोल, नमक का घोल, समुद्री जल और कॉपर सल्फेट का घोल है। जबकि विजातीय मिश्रण के उदाहरण की बात करें तो पानी एवं रेत का मिश्रण, चीनी और रेत का मिश्रण आदि। नेक्स्ट हम बात करते हैं टिंडल प्रभाव की, तो एक माध्यम द्वारा प्रकाश के किरण या का बिखराव जिसमें छोटे निलंबित कण होते हैं जैसे कमरे में धुआं या फिर धूल जो खिड़की से प्रवेश करने वाली प्रकाश के किरण को दृश्यमान बनाता है, उसे हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोलाइड मिश्रण की, तो सजातीय मिश्रण और विजातीय मिश्रण के बीचों बीच जो है एक और मिश्रण पाया जाता है जिसे हम लोग कोलाइड कहते हैं। कोलाइड का जो आकार होता है वह 1 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर के बीच होता है और यह जो है टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है और यह एक तरह का विजातीय मिश्रण होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिश्र धातु की, तो मिश्र धातु जो होता है एक तरह का सजातीय मिश्रण होता है। किसी भी धातु में जो है पारा को मिश्र धातु के रूप में मिलाते हैं तो उससे जो है अमलगम कहते हैं। शीशा को जब खुले में छोड़ देते हैं तो वह जो है लीड सल्फाइड बनाता है और इस पर जो है एक तरह का काली परत चढ़ जाता है। नेक्स्ट है रिकेट्स, किसकी कमी से होता है, तो रिकेट्स एक बीमारी है जो कि विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन की, तो विटामिन की खोज जो है कासिमिर फंक के द्वारा 1912 में किया गया था। घुलनशीलता के आधार पर जो है विटामिन को 2 भागों में बांटा गया। एक है जल में घुलनशील जिसमें जो है बी और सी आता है और दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन जिसमें कीड़ा यानी कि विटामिन KE, D, A। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन बी की, तो विटामिन बी जो होता है 8 विटामिनों का कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए इसे हम लोग बी कॉम्प्लेक्स के नाम जानते हैं। इसमें जो है B1 से B12 तक के विटामिन आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन ए की, तो इसका जो रासायनिक नाम है वह रेटिनॉल है तथा इसकी कमी से जो है रतौंधी या फिर जीरोपैथी
थैलेमिया रोग होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सी की, तो विटामिन सी को जो हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं और यह जो है खट्टे फल जैसे आंवले में पाया जाता है और इसकी कमी से जो है स्कर्वी, मसूड़े फूलना और खून आना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन डी की, तो इसका रासायनिक नाम जो है कैल्सीफेरोल है। यह जो है सूर्य के प्रकाश और मछली के तेल में पाया जाता है और इसकी कमी से जो होता है रिकेट्स रोग हो जाता है और ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन ई की, तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वह टोकोफेरोल है और इसकी कमी से होता है बांझपन रोग होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन के की, तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है फाइलोक्विनोन है और यह जो है रक्त के कोगुलेशन यानी कि रक्त के थक्का जमने में मदद करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं खाना पकाने से जो विटामिन सी जो होता है गायब हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर विधायक को अयोग्य घोषित करने का प्रावधान किया गया? तो हमारे संविधान के 10वें अनुसूची में जो है दल बदल का प्रावधान किया गया है। बात करें हमारे जो मूल रूप से संविधान में जो था उसमें जो है 8 अनुसूचित थे, जिसमें 8वीं अनुसूची में जो है भाषाओं का वर्णन किया गया था। मूल संविधान में जो है इसमें जो है 14 भाषाओं को शामिल किया गया था, लेकिन अभी वर्तमान में जो है इसमें जो है 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। बात करें 21वें संविधान संशोधन की, तो 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जो है इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था और 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है इसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया था तथा 92वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसमें जो है मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी को शामिल किया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं 96वां संविधान संशोधन की, तो यह जो है 2011 में हुआ था और इसमें जो है उड़िया को बदलकर जो है उड़िया कर दिया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्षत्रिय भाषाओं की, तो क्षत्रिय भाषाओं को याद करने का ट्रिक है तू शुरू तो कर मैं आर्या, तू से तमिल, शुरू से संस्कृत, तो से तेलुगु, कर से कन्नड़, मैं से मलयालम, आर्या से उड़िया। नेक्स्ट हम बात करते हैं 9वीं अनुसूची की, तो यह जो है भूमि सुधार से संबंधित है और इसे जो है पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया था और इस समय जो पीएम थे वह नेहरू जी थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे 10वीं अनुसूची की, इसमें जो है दल बदल कानून निषेध किया गया था और इसे जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 11वीं अनुसूची की, तो इसमें जो है ग्राम पंचायत के 29 विषयों का उल्लेख किया गया है। इसे जो है 73वां संविधान संशोधन 1992 से 93 के तहत जोड़ा गया था और इस समय जो पीएम थे वो पीवी नरसिम्हा राव थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं 12वीं अनुसूची की, इसमें जो है नगर पंचायत से संबंधित 18 विषयों का उल्लेख किया गया है और इसे जो है 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया था। बात करें कौन सी भाषा जो है 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो अंग्रेजी भाषा को जो है 8वीं अनुसूची के तहत शामिल नहीं किया गया है। बात करें भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय जो है किस सूची में शामिल है, तो यह जो है राज्य सूची में शामिल है। 9वीं अनुसूची से संबंधित एक केस है जिसमें है आईआर कोहलो केस या फिर 9वीं अनुसूची मामले को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने साल 2007 में सुनाया था और यह मामला जो है न्यायपालिका के अधिकारों को कायम रखने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है और इसमें जो है जमींदारी कानून को समाप्त किया गया था। अनुसूची से जो है एक अनुच्छेद संबंधित है 75(1)(b), इसमें इसे जो है 91वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था और 75(1)(a) के तहत जो है मंत्रियों की अधिकतम संख्या जो है लोकसभा का 15% तय किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दल बदल कब होता है, तो दल बदल यानी कोई पार्टी जो है अपना बदल लेता है तो उसे हम लोग दल बदल कहते हैं, या फिर नामित सदस्य 6 महीने के बाद किसी भी पार्टी में ज्वाइन हो जाए या फिर स्वतंत्र सदस्य किसी पार्टी की सदस्यता ले ले तो उसे हम लोग दल बदल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस धात्विक तत्व को उसके प्रबल आकर्षण के कारण लौह चुंबकीय कहा जाता है, तो लोहा को जो है उसके प्रबल आकर्षण के कारण जो है लौह चुंबकीय कहा जाता है। बात करें लौह चुंबकीय की, तो वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मजबूत चुंबकीयकरण विकसित करते हैं उसे हम लोग लौह चुंबकीय कहते हैं। जैसे कि इसके उदाहरण की बात करें तो लोहा, कोबाल्ट, निकल, गिडोलिनियम, दुर्लभ पृथ्वी तत्व जैसे लैंथेनाइट, स्कैंडिनियम और इट्रियम है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो पॉजिट्रॉन की खोज जो है किसने की थी, तो पॉजिट्रॉन की खोज जो है कार्ल एंडरसन के द्वारा की गई है। बात करें इलेक्ट्रॉन की खोज की, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है थॉमसन के द्वारा, और प्रोटॉन की खोज जो है रदरफोर्ड के द्वारा और न्यूट्रॉन की खोज जो है चैडविक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटॉन की खोज जो है सबसे पहली बार जो है गोल्ड स्टोन के द्वारा की गई थी कैनाल रॉय के फॉर्म में, लेकिन इसका कोई नाम नहीं दिया गया था। बाद में जो है प्रोटॉन की खोज जो है रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। बात करें रदरफोर्ड ने जो है और किसकी खोज की थी, तो रदरफोर्ड ने जो है अल्फा कण की खोज की थी 1911 में। नाभिक की खोज की थी। नाभिक में जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इसी कारण जो है इसे न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। बात करें भारत में सबसे पहले परमाणु के बारे में किसने बताया था, तो भारत में सबसे पहले परमाणु के बारे में जो है वेसेस्का के द्वारा बताया गया था और इनके द्वारा जो है कर्नल फिलॉसफी दिया गया
बात करें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आवेश की, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे जो होता है समान आवेश होता है, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और 1.6 इंटू में 10⁻⁻19। लेकिन अंतर है कि इलेक्ट्रॉन पे जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि प्रोटॉन पे जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नील्स बोर की। इन्होंने जो है परमाणु संरचना और क्वांटम सिद्धांत को समझाने के लिए मूलभूत योजना का योगदान दिया था, और इन्होंने जो है बोर ब्यूरी मॉडल दिया था, और जिसमें इन्होंने जो एक फार्मूला दिया था 2n² का, और यह जो फार्मूला है वो जो है इलेक्ट्रॉनों के विन्यास से संबंधित है, यानी किस कक्षा में जो है कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी रावी फसल नहीं है, तो सरसों, गेहूं और जौ जो है रावी फसल है, जबकि खीरा जो है रावी फसल नहीं है। खीरा जो होता है वो जायद फसल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रावी फसल की, तो रावी फसल जो है नवंबर के महीने में बोया जाता है तथा अप्रैल के महीने में काटा जाता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो मटर, चना, सरसों और गेहूं है। खरीफ फसल की बात करें तो यह जो है जुलाई के मौसम में बोया जाता है और अक्टूबर के मौसम में काटा जाता है, और इसे जो है मानसूनी फसल भी कहते हैं, और यह जो है इसके एग्जाम्पल की बात करें तो धान, मक्का, मूंगफली और कपास है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जायद फसल की, तो खरीफ और रबी के बीच में जो बोई जाती है फसल उसे हम लोग जायद फसल कहते हैं। यह जो है शॉर्ट टाइम के लिए बोया जाता है, मई और जून महीने के लिए, और इसमें जो है खासकर सब्जियां उगाई जाती है और खीरा और ककड़ी उगाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पश्चिमी विक्षोभ यानी महावट की। पश्चिमी विक्षोभ या महावट जो है रबी फसल के लिए बहुत भी फायदेमंद साबित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध संगीतकार विष्णु गोविंद जोग जो है मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तब विष्णु गोविंद जोग जो है वो जो है वायलिन से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वायलिन से संबंधित अन्य व्यक्तियों की, तो टी.एन. कृष्णा, मुरलीधरन और अय्यर सरनेम वाले जो व्यक्ति है वो वायलिन से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बांसुरी वादक की, तो हरि प्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी जो है वह बांसुरी वादक से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वीणा वादक की, तो समुद्रगुप्त, APJ अब्दुल कलाम, औरंगजेब और S. बालचंद्र जो है वो जो है वीणा वादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीहरिकोटा द्वीप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो श्रीहरिकोटा द्वीप जो है वह किस राज्य में स्थित है, तो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। बात श्रीहरिकोटा द्वीप पे जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थापित है, और थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन जो कि तमिलनाडु में है, यह भी जो है श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है। बात करें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक जो है विक्रम अम्बालाल साराभाई को कहा जाता है। भारत में पहली सैटेलाइट जो थी आर्यभट्ट थी, जिसका प्रक्षेपण जो किया गया था 1975 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट में पाचन में कौन सी ग्रंथियां मदद करती है, तो पेट में जो है पाचन में जो है गैस्ट्रिक ग्रंथियां जो है मदद करती है। बात करें पिनियल ग्रंथि की, तो पिनियल ग्रंथि जो होता है मटर के आकार की ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो कि थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है, और घेघा रोग जो होता है आयोडीन की कमी से होता है। बात करें ग्रंथि की, तो ग्रंथि जो होता है दो प्रकार के होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य स्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि जो होता है वो हार्मोन स्रावित करता है और सीधे रक्त में स्रावित करता है, जबकि बाह्य स्रावित ग्रंथि जो होता है वो एंजाइम स्रावित करता है डक्ट की सहायता से। इसलिए जो है अंतःस्रावी ग्रंथि जो होता है रक्त में सीधे करता है, इसलिए इसे जो है डक्टलेस ग्लैंड कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि की, तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो होता है विकास हार्मोन रिलीज करता है। अगर यह हार्मोन जो होता है ज़्यादा हो जाता है तो इससे एक बीमारी होती है जिसे हम लोग एक्रोमेगली कहते हैं, और यह कम जब निकलता है तो इसे हम लोग बौनापन के शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं भोजन के पाचन की, तो भोजन का पाचन जो है सबसे पहले जो है मुख से शुरू होता है, और मुख में जो होता है लाड़ ग्रंथि पाई जाती है, जिससे जो है लाड़ निकलता है, और यह जो है जटिल कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च को जो है सरल कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देता है। पौधे जो अपना भोजन संग्रहण करते हैं वह स्टार्च के रूप में करते हैं, और मनुष्य अपने भोजन का संग्रहण जो है ग्लाइकोजन के रूप में करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भोजन जो होता है मुख से जो है ग्रास नली, और ग्रास नली से होते हुए जो है वह उदर में पहुंचता है, उदर में जाता है, और उदर से जो है एक स्राव निकलता है जिसे हम लोग HCl कहते हैं। HCl जो होता है वो भोजन में आए हुए बैक्टीरिया को मार देता है, और यह जो है माध्यम को अम्लीय बना देता है, जिससे कि पेप्सिन कार्य करता है। पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को एमिनो अम्ल में तोड़ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं जठर रस की, तो जठर रस जो होता है 1.6 इसका pH मान होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्फिंक्टर मांसपेशी की, तो शरीर के किसी मार्ग क्षेत्र को घेरने वाली तथा उसे सिकोड़ने या बंद करने में सक्षम कोई भी वलय नुमा मांसपेशी जो है स्फिंक्टर मांसपेशी कहा जाती है। हम बात करते हैं भोजन की, तो भोजन जो है स्टोमक से जो है छोटी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत की बात करते हैं इसकी लंबाई जो होता है 7 से 8 मीटर होता है, और यह जो है पाचन का मुख्य भाग होता है। इससे जो है पित्त रस निकलता है यकृत के द्वारा। यकृत की बात करें तो यकृत जो है सबसे बड़ी बाह्य ग्रंथि है, और यह जो है गाढ़े लाल रंग की होती है, और इसमें जो होता है क्यूफर सेल होता है जिस जो है पुनर्जन्म में इसके हेल्प करता है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं पित्ताशय की, जो कि पित्त रस का भंडारण करता है, और यह जो है भोजन के माध्यम को क्षारीय बना देता है ताकि ट्रिप्सिन एंजाइम काम कर सके। ट्रिप्सिन जो होता है वो क्षारीय माध्यम में काम करता है, और ट्रिप्सिन जो होता है अग्नाशयी रस में पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पित्त रस का एक और काम होता है वसा का पाइसीकरण। नेक्स्ट हम बात करते हैं अग्नाशय की, तो अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। यह जो है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि का कार्य करता है। बात करें लाइपेज की, तो लाइपेज जो होता है वसा को वसीय अम्ल में चेंज करता है, और ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन को एमिनो अम्ल में चेंज करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विली की, तो विली जो है उंगली जैसे उभाड़ वाली छोटी आंत की एक रचना है। यह जो है छोटी आंत की सत्ता को बढ़ाता है ताकि भोजन ग्रहण के लिए स्पेस मिल सके।
नेक्स्ट हम बात करते हैं बड़ी आंत की। तो बड़ी आंत जो होता है वह जो होता है 1.5। नेक्स्ट हम बात करते हैं बड़ी आंत की। तो बड़ी आंत की जो लंबाई होता है वो छोटी आंत से कम होता है, 1.5 मीटर होता है। यह जो है भोजन से पानी के अवशोषण का कार्य करता है और इसका जो कार्य करता है वो कोलोन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आहार नली की। तो आहार नली जो है मुख से शुरू होता है, उसके बाद ग्रास नली, उसके बाद उदर या पेट, उसके बाद भोजन जो है छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत, उसके बाद मलाशय और एनएस तक पहुँचता है और इसी को हम लोग आहार नली कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन की। तो वेस्टिजियल ऑर्गन वैसा ऑर्गन होता है जिसका कोई खास काम नहीं होता है, जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं अपेंडिक्स और कॉकेक्स बोन को। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को 2 से मिलान करना है। सबसे पहले है सेकंड 5 ईयर प्लान। सेकंड 5 ईयर प्लान जो है 1956 से 1961 तक। फिफ्थ ईयर प्लान जो है 1974 से 79 तक। इसे जो है 1 साल पहले ही खत्म कर दिया गया था सरकार चेंज होने के कारण। नेक्स्ट हम बात करते हैं 8 5 ईयर प्लान की। तो यह जो है 1992 से 1997 तक चला था। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड 5 ईयर प्लान की। तो सेकंड 5 ईयर प्लान जो है इसमें जो है औद्योगिकरण पर तेज बल दिया गया था और इसमें जो है सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई थी, जैसे कि भाखड़ा, नहिराकुंड, और इसमें जो है भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला जल विद्युत परियोजनाएं भी स्थापित की गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ 5 ईयर प्लान की। तो इसमें जो है इसका उद्देश्य जो था गरीबी उन्मूलन, रोजगार तथा न्याय पर ध्यान केंद्रित करना था और 20 सूत्री कार्यक्रम जो है इसी 5 ईयर प्लान में शुरू हुए थे और काम के बदले अनाज कार्यक्रम जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही शुरू किया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं 8 5 ईयर प्लान की। तो 8 5 ईयर प्लान के दौरान जो है मनमोहन सिंह ने भारत में मुक्त बाजार सुधारों की शुरुआत की थी और इसने जो है भारत को दिवालियापन से बचाने में मदद की थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान की। तो थर्ड 5 ईयर प्लान जो है विफलता के कारण जो है 3 वर्ष का योजना अवकाश लाया गया था 1966 से 69 तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ ईयर प्लान की। तो यह जो है 1974 से 78 तक चला था और इसके बाद जो है रोलिंग प्लान लाया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेवन्थ ईयर प्लान की। तो सेवन्थ ईयर प्लान जो है 1985 से 1990 तक चला था और इसके बाद जो है वार्षिक योजना लाया गया था 1991 से 1992 तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेवन्थ 5 ईयर प्लान के बारे में। तो यह जो है राजीव गांधी के कार्यकाल में शुरू हुआ था और इसमें जो है भोजन काम उत्पादन पर बल दिया गया था और इसका लक्ष्य जो रखा गया था 5% तथा प्राप्ति हुआ था 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है एहोल स्थित रावण फाड़ी गुफा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो एहोल स्थित रावण फाड़ी गुफा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, इसके लिए ऑप्शन देखते हैं। नटराज इस स्थल पर महत्वपूर्ण संरचना है, तो यह बात सही है। नटराज की यह प्रतिमा दाईं ओर 4 बड़ी सप्त मातृकाओं और बाईं ओर 3 बड़ी सप्त मातृकाओं से घिरी हुई है, तो यह बात सही है। और तीसरा है इन आकृतियों के लंबे अंडाकार चेहरे के साथ पतले सुंदर शरीर है, यह भी बात सही है। मंदिर की कई शैलियों के मिश्रण और समावेश के पांड्य वास्तुकला की एक विशिष्ट विशेषता दिखाई देती है, तो यह बात गलत है क्योंकि यह जो है चालुक्य वंश से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पांड्यों की राजधानी की। तो पांड्यों की राजधानी जो था मदुरै था और इसका जो सिंबल था वो फेस था। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा उद्योग जो है औद्योगिक नीति 1956 की अनुसूची ए में शामिल नहीं है था। तो नमक का खनन जो है इसमें शामिल नहीं था, बाकी लोहा और इस्पात, हवाई जहाज और खनिज तेल जो है इसमें शामिल था। बात करें IPR यानी कि औद्योगिक नीति 1956 की, तो इसमें जो है इंडस्ट्री को 3 शेड्यूल में बांटा गया था। शेड्यूल ए में जो है 17 इंडस्ट्री को रखा गया था, शेड्यूल बी में 12 इंडस्ट्री को और शेड्यूल सी में जो है 6 इंडस्ट्री को रखा गया था। शेड्यूल ए का जो ऑनरशिप था वह किसके पास था, तो स्टेट के पास था और शेड्यूल बी का जो ऑनरशिप था वह स्टेट और प्राइवेट सेक्टर दोनों के पास था, जबकि शेड्यूल सी के इंडस्ट्री का जो ऑनरशिप था वह जो है प्राइवेट सेक्टर के पास था। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप उन दवाओं को क्या कहते हैं जो रिसेप्टर साइट से जुड़ती है और उसे प्राकृतिक कार्य को रोकती है। तो उन दवाओं को हम लोग एंटागोनिस्ट के नाम से जानते हैं। बात करें एगोनिस्ट की, तो एक ऐसा पदार्थ जो मस्तिष्क में एक विशिष्ट रिसेप्टर से बंध जाने पर प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर या फिर हार्मोन की क्रियाओं की नकल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति भारत के संविधान की किस विशेषता से संबंधित है। तो केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति जो है भारत के एकात्मक प्रणाली की विशेषता है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के संविधान के बारे में। भारत का जो संविधान है वो असंघीय है। यह जो कथन कहा गया था केसी वियर के द्वारा कहा गया था, क्योंकि इसमें जो है संघात्मकता और एकात्मकता दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। बात करें भारत के संघात्मकता लक्षण की, संघात्मक लक्षण में द्विसदनीय विधानमंडल, संविधान की कठोरता, संविधान की सर्वोच्चता आता है, जबकि एकात्मक लक्षण में जो है संविधान की लचीलापन, एक संविधान, एकल नागरिकता और अखिल भारतीय सेवाएं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। अभाव की एक स्थिति है जो किसी व्यक्ति के निरंतर स्वास्थ्य और यथोचित उत्पादन जीवन के लिए बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थता को दर्शाती है। तो गरीबी एक अभाव की स्थिति है जो किसी व्यक्ति की निरंतर स्वास्थ्य और यथोचित उत्पादक जीवन के लिए बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थता को दर्शाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत में गरीबी की। तो भारत में जो ओवरऑल गरीबी है वह 21.9% है 2011 की जनगणना के अनुसार, जिसमें रूरल एरिया में जो पाया जाता है 25.70% और अर्बन एरिया में जो गरीबी है वह 13.7% है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं गरीबी से संबंधित कुछ समिति की, जिसमें डंडीकर और रस समिति 1971 है, अलग समिति, लकड़वाला समिति, तेंदुलकर समिति 2009 और रंगराजन समिति। नेक्स्ट हम बात करते हैं तेंदुलकर समिति 2009 की, तो इसमें जो है मिश्रित संदर्भ अवधि के स्थान पर एक समान संदर्भ अवधि का सुझाव दिया गया था और रंगराजन समिति में संशोधित मिश्रित संदर्भ अवधि का सुझाव दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण और पारिस्थितिकी के क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रयासों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए 1982 में कौन सा भारतीय पुरस्कार स्थापित किया गया था? तो इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार स्थापित किया गया था 1982 में। किस लिए? तो वैज्ञानिक प्रयासों को बढ़ावा देने और उसे प्रोत्साहित करने के लिए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी शब्द जो है सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? तो पारिस्थितिकी जो टर्मिनोलॉजी है वो जो है सबसे पहले अर्नस्ट हैकेल के द्वारा 1866 में दिया गया था। बात करें भारतीय पारिस्थितिकी के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पारिस्थितिकी के जनक जो है रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। तथा पिरामिड ऑफ नंबर किसके द्वारा दिया गया था? तो पिरामिड ऑफ नंबर जो है चार्ल्स एल्टन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जो है विद्युत का कुचालक है? तो विद्युत के कुचालक की बात करें तो आसुत जल जो है विद्युत का कुचालक है, क्योंकि इसमें जो है कोई आयन नहीं होता है। इसके अलावा जो है नल का पानी या फिर तालाब का पानी या फिर हैंडपंप का जो पानी है वह जो है विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कठोर जल की, तो कठोर जल वह होता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिजों की मात्रा ज़्यादा होती है और साबुन से इसमें जो है ज़्यादा झाग नहीं बनता है, इसका पृष्ठ तनाव जो होता है ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारी जल की, तो भारी जल जिसका जो फॉर्मूला है वह D2O है और ये जो है हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम से मिलकर बना होता है। बात करें हाइड्रोजन के समस्थानिक की, तो हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 है। हाइड्रोजन के पहले समस्थानिक को जो हम लोग प्रोटियम, दूसरे को ड्यूटेरियम और तीसरे को ट्रिटियम कहते हैं। ट्रिटियम जो होता है रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं समस्थानिक की, तो समस्थानिक जिसका परमाणु क्रमांक समान होता है और परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है उसे हम लोग समस्थानिक कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं परमाणु भार को जो है किससे रिलेट करते हैं? तो ए से, और परमाणु क्रमांक जो है हम लोग Z से इंगित करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोबाल्ट 60 की, तो कोबाल्ट 60 का जो संबंध है वह कैंसर के उपचार से संबंधित है और आयोडीन 131 का जो संबंध है वह घेघा के उपचार से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोरीन के समस्थानिक की, क्लोरीन के समस्थानिक 1735 और क्लोरीन 1737 की, तो इसका जो अनुपात होता है प्रकृति में 3:1 के अनुपात में होता है। नेक्स्ट यहाँ 2 करंट अफेयर दिए गए हैं। पहला है हु रिसेंटली रिसीव्ड द लोकमान्य तिलक अवार्ड, तो इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को जो है लोकमान्य तिलक अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हु ऑन द मेंस सिंगल टाइटल एट कनाडा ग्रैंड प्रिक्स 2023, तो कनाडा ग्रैंड प्रिक्स 2023 में जो है लक्ष्य सेन को जो है मेंस सिंगल का टाइटल दिया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में, तब तक के लिए बाय बाय।